अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, तो अभी मैं आपके जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस थी वो मैं देख रहा था। अभी स्टूडेंट्स ने जो जीयूआई पे भी काम किया है वो भी बहुत बेसिक सा है। वो तो मेरा ख्याल है एक दिन का काम ही था। ठीक है। और क्लाइंट सर्वर लोकल मशीन पे क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, वो भी कर ली स्टूडेंट ने। थोड़ा सा प्रोजेक्ट पे फोकस करें, क्योंकि जितना अच्छा प्रोजेक्ट होगा तो मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे डेफिनेटली तो फिर नुकसान ये होगा कि मार्क्स आपको मिलेंगे नहीं, अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो फिर वो सारी एफर्ट्स आपकी ज़ाय हो जाएगी। तो थोड़ा सा उस पर फोकस करें। और जिनकी वीडियोस थी वो तो मैंने वीडियो सबकी ऑलमोस्ट देख ली थी, और जिन्होंने कोई जिप फाइलें सबमिट की हुई थी तो वो जिप फाइल मैंने खोल के नहीं देखी। पता नहीं जिप फाइल में उन्होंने क्या भेजा हुआ था, आई डोंट नो। लेकिन अब क्योंकि हम 12th वीक के अंदर हैं तो 14th वीक में इंशाल्लाह हमारे पास प्रोजेक्ट एवोल्यूशन होगी। और प्रोजेक्ट एवोल्यूशन से पहले सारे मसाइल आपके हल हो जाने चाहिए, क्योंकि किसी भी ग्रुप ने अभी तक क्रिप्टोग्राफिक आप फंक्शन इस्तेमाल नहीं किए हुए थे। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, कि वो चाहते क्या हैं, किस तरीके से करेंगे। लेकिन क्रिप्टोग्राफिक टच तो होना चाहिए उसके अंदर। ये प्रोजेक्ट्स की डिटेल में आपको बार बार दिखा रहा हूँ। मेंबर्स भी पता हो, कुछ स्टूडेंट्स की मेरा ख्याल वीडियो मुझे मिली भी नहीं है। वो आई डोंट नो व्हाट दे वांट। अच्छा, अभी हम कोर्स के जो कंटेंट्स रह गए हमारे, तो अगर उस पर हम फोकस कर लेते हैं। मिड टर्म के बाद के जो टॉपिक्स थे, बेसिकली हमने ये वाला टॉपिक मिड टर्म के बाद कवर किया था। ठीक है। आर ए से की मैनेजमेंट हमने देख लिया था चैप्टर 14 में से। ठीक है। और चैप्टर 15 लास्ट क्लास में हमने देखा था, कर्ब्रोस को देख लिया था। ठीक है। तो ये भी हो चुका है। अब बेसिकली हम जाने वाले हैं वेब सिक्योरिटी की तरफ। ठीक है। जहाँ पर हमने ये पढ़ना है, कहाँ गया, ईमेल सिक्योरिटी, पीजीपी, आईपी सेक। चैप्टर 19, 16 इसमें मेंशन भी नहीं है अभी। तो हम बेसिकली वेब सिक्योरिटी को देखने वाले हैं कि वेब सिक्योरिटी हम डेली यूज़ भी कर रहे होते हैं। तो वो वेब सिक्योरिटी अचीव किस तरीके से होती है, और हम उसमें क्रिप्टोग्राफी को कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है।
इसके लिए थोड़े से बेसिक से और आइडियाज़ हैं, उसको पहले देखने की ज़रूरत है। वो आइडियाज़ कौन से हो सकते हैं, वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि वेब सिक्योरिटी से पहले पहले हमें पता होने चाहिए। तो इस पर एक मिनट में ज़रा बुक ओपन कर लूँ। अच्छा, ये दो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं म्यूचुअल ट्रस्ट में। की मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था और कर्ब्रोस हो चुका था। ठीक है, तो अब हम वेब सिक्योरिटी पे आएंगे जिसपे ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी की हम आज का टॉपिक कवर करेंगे। टीएलएस या एसएसएल भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो इस टॉपिक पे आने से पहले हमें थोड़ा सा ये देखना है कि हैश फंक्शन क्या होते हैं और मैक क्या होता है। ठीक है, इन दो टॉपिक्स को थोड़ा सा हम ब्रीफली देखेंगे और उसके बाद फिर हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। लेकिन एक और चीज़ थी, लास्ट टाइम हमने कर्ब्रोस का एक चीज़ डिस्कस तो की थी हमने, रियलम कहते हैं इसे। लेकिन इसका जो इंटर रियलम कम्युनिकेशन थी वो हमने थोड़ा सा कहा था कि अगली क्लास में हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो कर्ब्रोस के डायलॉग्स याद रखिएगा, ये पेपर में आते हैं। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पर हमने लास्ट टाइम क्लास को रोका था। ये बेसिकली कर्ब्रोस रियलम कहलाता है। ठीक है, कर्ब्रोस रियलम क्या है कि ये वो एनवायरनमेंट है जिसमें जितने भी एंटिटीज हैं वो इस रियलम का पार्ट होते हैं। इसमें यूजर भी है। ठीक है, और ये पूरे का पूरा एक नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क एनवायरनमेंट भी है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, एक सर्वर होगा ऑथेंटिकेशन का और एक उसके साथ सेंट्रलाइज डेटाबेस कनेक्टेड होगा जिसमें यूजर्स के, जितने भी यूजर्स हैं उन सबकी क्रेडेंशियल्स होंगे। ठीक है, तो इसी नेट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में हमारे पास टीजीएस भी होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली एक दूसरे के साथ ही होते हैं, एक ही मशीन पे तो हम नहीं कह सकते, बट रिलेटिवली क्लोज टू ईच अदर। फिर ये हमारे पास सर्वर्स होते हैं, जिस तरह लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि हम फॉर एग्जांपल वी हैव एन ईमेल सर्वर, फाइल सर्वर है, या फिर प्रिंट सर्वर है, या और मुख्तलिफ टाइप्स के जो सर्वर्स है वो मे बी के लोकेटेड एट सम अदर लोकेशंस। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि इनके नज़दीक ही हो, किसी भी जगह पर हो सकते हैं, सिर्फ कंडीशन ये कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क्स में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो वन आर मोर सर्वर्स होंगे, तो ये एंटिटीज मिलकर हमारे एक कर्ब्रोस रियलम को कंप्लीट करती हैं। तो ये हमारा रियलम है। ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि ये ऑलवेज आइडियल सिचुएशन हो कि एक रियलम के अंदर ही सारे सर्वर्स रख दिए जाएं। ठीक है, इकोनॉमिकली भी ये फिजिबल नहीं हो सकता और इसको यूटिलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में भी ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो उसकी जगह ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकते हैं, वी कैन डेवलप मल्टीपल रियलम्स। ठीक है, वो मल्टीपल रियलम्स कैसे क्रिएट हो सकते हैं, ये एक इन्वायरमेंट बताया हुआ है कि हमारे पास मल्टीपल रियलम्स हैं। ठीक है, और उन मल्टीपल रियलम्स के अंदर अपने अपने जो एंटिटीज हैं, क्लाइंट भी है, ऑथेंटिकेशन और टीजीएस सर्वर्स भी हैं। लेकिन जो अ, ये फॉर एग्जांपल ये यूज़र है, ये क्लाइंट जो है, ये एक ऐसे सर्वर को यूज़ करना चाहता है, ऐसा सर्वर जो कि इस रियलम में नहीं रखा गया, इस रियलम में उसको
इसकी प्रोविजन नहीं है, ठीक है। मे बी कि ये हिस्टोरिकल डेटा हो आपका, ठीक है, और हिस्टोरिकल डेटा एक सिर्फ एक रियलम के अंदर डाला हुआ है, इस हिस्टोरिकल डेटा को इस रियलम में नहीं डाला गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इस रियलम के जो यूजर्स हैं वो इस हिस्टोरिकल डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम दो या इंटर रियलम कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। इसे हम कहते हैं इंटर रियलम कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटर रियलम कम्युनिकेशन से फायदा क्या होगा हमें, कि जो रिसोर्सेज हैं वो अपनी ही लोकेशंस पे पड़े हुए हैं, उनको हम डुप्लीकेट करके रेप्लिकेट करके अलग अलग रियलम के अंदर नहीं रख रहे। सिर्फ ये कि हम वहां तक एक्सेस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। उसको कंट्रोल करने का जो तरीकेकार है वो यहाँ पर डायलॉग्स की शक्ल में दिखाया हुआ है, ठीक है। तरीकेकार वही होगा कि जो यूजर है, सबसे पहले यूजर इनिशिएट करेगा ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास रिक्वेस्ट, ऑथेंटिकेशन सर्वर उसको एक टिकट देगा इसके लिए, ठीक है। तो जो ये वाला टिकट होगा डेफिनेटली इनक्रिप्टेड ही होगा। तो वो यूजर फिर ये वाला टिकट फॉरवर्ड कर देगा टीजीएस को और रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे जो इस सर्वर का नाम अगर मैं लिख देता हूँ जी, ये है मेरे पास कोई डेटा मार्ट है, या मेरे पास कोई इसको कोई भी इसको सर्वर कह लें इसको, ठीक है। इस सर्वर की आईडी दे देगा, तो ये देखेगा कि ये सर्वर तो मेरे इस रियलिम में है ही नहीं, ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा, एक टिकट देगा उसको इस रियलिम के टीजीएस का। वो कहेगा कि मैं डायरेक्ट टिकट इशू नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे रियलिम में नहीं है, लेकिन ये मैं कर सकता हूँ कि मैं आपको एक और रियलिम का जो टीजीएस है उसका टिकट दे देता हूँ। तो उसको इस टीजीएस का टिकट दे दिया जाएगा और ये टिकट एज इट इज इस रियलिम के टीजीएस को वो फॉरवर्ड कर देगा। तो ये देखेगा कि जिस सर्वर की रिक्वेस्ट आई है वो मेरे पास है, लेकिन जो यूजर जो है जिसने रिक्वेस्ट की वो मेरे रियलिम का नहीं है और उसको किसी और टीजीएस ने मेरे पास रेफर किया है। तो वो उसको इस सर्वर का जो टिकट होगा वो इशू कर देगा। फाइनली ये जो यूजर है ये वो टिकट इस सर्वर को फॉरवर्ड कर देगा और ये सर्वर उसको सर्विसेज ऑफर कर देगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो जो ऑथेंटिकेशन है यूज़र की वो हो रही है, और दो टीजीएस इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये हो गया कि हम इंटर रियलम कम्युनिकेशन के अंदर शामिल हो चुके हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट्स के अंदर अब माइट भी के काफ़ी सारे रियलम काम कर रहे हों, ठीक है, और आपस में जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, जो ओरिजिनली जिस रियलम का ये पार्ट था, सिर्फ ऑथेंटिकेट वहां होगा वो, ठीक है। और बाकी जो टिकट्स हैं वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि अगर लोकल रियलिम में है, तो ये टीजीएस इसको हैंडल कर लेगा, लेकिन जो इसको रिक्वायरमेंट है सर्वर की वो आउटसाइड दिस रियलिम है, तो फिर उसको मल्टीपल जो या जो आउटसाइड टीजीएस जो है उसका आउटसाइड ऑफ दिस रियलिम, उस टीजीएस के पास भी उसको एक दफा जाना पड़ेगा। देन द यूजर कैन एक्सेस सर्विसेज ऑफ दिस सर्वर। तो ये एक लास्ट क्लास का टॉपिक हमारा रह गया था, इंटर रियलिम कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी लास्ट टाइम जिस तरह मैंने बताया था कि ये जो अभी हम कर्बरोस 4 पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सारे डायलॉग्स ये जो चीज़ें सारी कर्बरोस 4 की हैं, ठीक है, लेकिन इस वक्त करंटली जो इम्प्लीमेंटेड है वो हमारे पास कर्बरोस 5 है, ठीक है। तो कर्बरोस 5 भी से ज़्यादा चेंज नहीं है, उसके भी डायलॉग्स यहाँ गिवन है, लेकिन हम उस डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये कर्बरोस 5 के इसमें दिए हुए, सिर्फ ये आइडिया होना चाहिए कि जो यूज़र अथेंटिकेशन है और अगर डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट होगा तो वहाँ पर अथेंटिकेट कैसे होगा और सर्वर्स को एक्सेस कैसे करेगा, कितनी देर के सर्विस सर्वर को एक्सेस करेगा, और सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी, तो ये हम कर्बरोस में देख चुके हैं। अब इस लास्ट क्लास के रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर है सारी चीज़ें?
समीर, कैन यू हेयर मी? समीर, समीर इज कनेक्टेड। जी समीर, आपने, मैंने आपके ग्रुप पे भी एक मैसेज आपके लिए छोड़ा था कि आप राब्ता करें आपके मिड टर्म का। आपको पता है कि मिड टर्म में आपके मार्क्स ज़ीरो चल रहे हैं और ज़ीरो ही होंगे फ़िलहाल तो, जब तक कि नया डिसीजन कोई नहीं आता। और आपने अब्दुल हई के साथ ग्रुप भी बनाया हुआ है। अब्दुल हई खुद क्लास में भी नहीं आ रहा और आई थिंक कि उसका शायद कोर्स भी ड्रॉप हो गया हो। तो जो क्लास में भी नहीं है, पढ़ भी नहीं रहा, और वो प्रोजेक्ट में आपके साथ क्या पार्टिसिपेट करेगा, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो मु- तो बस ये समीर आपको पता होना चाहिए। फिर अगर बाद में कहें कि सर मैं तो अकेला था तो इस वजह से मेरा प्रोजेक्ट बन नहीं सका, तो जी आज कुछ देखते हैं, थोड़ा सा आइडिया बनाते हैं अलीना को इसका, स्टूडेंट्स आ जाएं, क्योंकि अभी हाफ से भी कम है स्टूडेंट्स मेरे पास। और इस तरीके से मे भी कि लास्ट में आके कुछ स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट जो कोर्स है वो रुकना शुरू हो जाए। क्योंकि अटेंडेंस मैं तो कोशिश करता हूँ कि रियलिटी में जो भी है उसकी भिजवा दूँ। मुझे नहीं पता कि प्रॉब्लम किसके साथ क्या हो सकते हैं, मैं वो प्रॉब्लम भी लिख के भिजवा देता हूँ आगे। वो अगर खुद हैंडल करना चाहें प्रॉब्लम तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो एब्सेंट लगा देंगे। तो मैं तो डायरेक्टली भिजवा देता हूँ। अच्छा तो ये हमारा चैप्टर 15 पे थे हम। तो आज के टॉपिक पे वापस आते हैं हम। चैप्टर 11 से हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। 14, ये 11 पे आ चुके हम। अच्छा, हेश क्या होता है? आपने पढ़ा ही होगा। व्हाट इज अ हेश? की वैल्यू, ठीक हो गया, सही। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा क्रिप्टोग्राफी के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इसको अगर मैं यूं कहूं कि ये मेरे पास एक ब्लैंक स्क्रीन है, और ये फिर मेरे पास एक मैसेज है, ठीक है। और ये मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ मैसेज के लिए, ठीक है। और ये मेरे पास एक आउटपुट है इसकी, ठीक है। अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक मैसेज जो है इसको जब इस फंक्शन में से पास किया जाए तो एक फिक्स लेंथ की आउटपुट मुझे मिल जाए। फिक्स लेंथ की, ये लेंथ फिक्स होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसकी बात कर रहा हूँ कि ये टोटल 128 बिट की आउटपुट है, ठीक है। और मैसेज जो है मेरे पास आर्बिट्रेरी लेंथ का हो सकता है, ये 1 KB भी हो सकता है, 2 KB भी हो सकता है, 1 MB का भी मैसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बारह फिलहाल इसको छोटे साइज का रख रहे हैं हम, ठीक है। मैसेज जो है ये मेरे पास फॉर एग्जांपल हो सकता है 1 KB का कर लेते हैं इसको, बल्कि 1 KB नहीं कर लेते, फिलहाल हम इसको 512 बाइट कर लेते हैं, ठीक है। 512, इतना बड़ा मैसेज अभी हम फिलहाल इस क्लास में हजम नहीं होगा हमें। तो अच्छा, अब इसके स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले ये जो मैसेज है इस फंक्शन को पास किया जाएगा। ये फंक्शन इसके ऊपर अपने ऑपरेशंस करेगा जितनी देर भी ऑपरेशंस चलेंगे इसके। देन इट विल जनरेट 128 बिट।
ये इसकी हैश वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, हैश, ये हैश वैल्यू है। इसका मतलब है कि ये हैश फंक्शन होगा जो कि हैश वैल्यू जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये हैश फंक्शन है, हैश फंक्शन, और ये हैश वैल्यू है। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, क्लियर है। ये इसमें कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी हम इसको थोड़ा सा आगे चलाते हैं जी। तो हमारे पास 512 बाइट का एक मैसेज हमने बनाया। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि ये जो मैसेज है ये ए से जब बी के पास पहुंचे तो ये बीच में अगर चेंज होता है ये मैसेज तो बी को पता लग जाना चाहिए बस। मैसेज क्या है इससे हमें कंसर्न अभी नहीं है। मैसेज को आप प्लेन में भी भेज सकते हैं, एनक्रिप्टेड भी भेज सकते हैं। फिलहाल हम समझ रहे हैं कि ये मैसेज प्लेन में जा रहा है। प्लेन में मैसेज क्या जा सकता है? एक मैसेज का मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि ये मैसेज क्या है। अ, एक मिनट, मैं थोड़ा सा कुछ जगह खाली कर लूँ। इसको मैंने खाली कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अ, अच्छा जी, ये एक मैसेज है छोटा सा। ठीक है, आप लोगों ने ये मैसेज रिसीव कर लिया। ठीक है, ये ओपन मैसेज है, इसको क्रिप्टोग्राफिक इसमें फंक्शन में डालने की जरूरत ही नहीं है। ये एक अनाउंसमेंट है क्लास की और सबके पास ये पहुंच गई। ठीक है, याद रखिए ये मैंने जनरेट नहीं की। ठीक है, मैंने जनरेट क्या किया था? ये मेरा मैसेज था। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, ये कैरेक्टर्स यहाँ चेंज हुए, लेकिन अब जो मैंने मैसेज भेजा है उस मैसेज में टेम्परिंग हुई है वो तो नजर आ रहा है। ये टेम्परिंग बी कैसे पहचानेगा? हाउ बी नोज के जो मैसेज है बीच में टेम्पर्ड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो सिंपल सा तरीकेकार जो है हैश में हम यूज कर रहे होते हैं वो होगा क्या कि ये जो मैसेज है और ये मैसेज है, अगर हम इसको इस फंक्शन के अंदर से पास करें तो इन दोनों का हैश अलग आना चाहिए। इन दोनों का हैश अलग आना चाहिए। ठीक है, ये एक हैश की एक क्वालिटी है। अच्छा, अब जब ये मैंने मैसेज भेजा था, ये मैसेज एज इट इज मैंने यूं किया। ठीक है, इस मैसेज को मैंने पास किया हैश फंक्शन के साथ। ठीक है, तो हैश फंक्शन की एक आउटपुट आ गई। इस आउटपुट को मैं इसके साथ कंकेटिनेट किया, दोनों को कंबाइन किया, ये कंकेटिनेट है। ठीक है, और उसके बाद ये भेज दिया मैंने बी के पास। बी क्या करेगा? दोनों चीजें इसके पास आ चुकी हैं, इस मैसेज को दोबारा से हैश वैल्यू कैलकुलेट करेगा इस मैसेज की। ठीक है, ये जो मैसेज इसके पास आया था ओपन में जा रहा है, अभी हम इनक्रिप्टेड नहीं है, हम बिल्कुल सिंपल अप्रोच में देखना चाहते हैं इसे। इस मैसेज को दोबारा से हैश में से पास करेगा। ठीक है, ये हैश में से पास हुआ और यहां से इसको एक न्यू हैश वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उस हैश वैल्यू को इस हैश वैल्यू के साथ कंपेयर करवाना है। ठीक है, अगर तो ये इक्विवेलेंट आ गए तो ठीक है, कि ये वाला मैसेज रास्ते में टेम्पर नहीं किया गया।
लेकिन अगर हैश वैल्यू नहीं आती तो जरूरी नहीं है कि टेम्पर हुआ हो, ये जरूरी नहीं है कि टेम्पर हुआ हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि बीच में किसी भी वजह से ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एरर की वजह से भी ये हैश मैच नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम नेटवर्क सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो एरर को साइड में रख देते हैं, क्योंकि एरर करेक्शन टेक्निक्स चल रही होती है हमारे डीसीएन के अंदर। हमें ज्यादा कंसर्न ये होता है कि हमारा मैसेज इंटेक्ट है या नहीं है, तो इसकी इंटीग्रिटी वेरीफाई हो जाएगी कि अगर तो इसका हैश इक्विवेलेंट नहीं आया तो इसकी इंटीग्रिटी खत्म हो चुकी है। ठीक है, ये रास्ते में चेंज हो चुका है, ड्यू टू एक्सीडेंट हो चुका है या ड्यू टू जो हमारा मैन इन द मिडिल है उसने ये काम कर दिया है, जो भी तरीके कार है, लेकिन अब मैसेज की इंटीग्रिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो फिर हम आगे चलते हैं। इस कॉन्सेप्ट में कोई क्वेश्चन हो तो पहले पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें। तो अब इसकी कुछ चीजें हम देख सकते हैं कि हैश फंक्शन जो होता है इससे हम वन वे फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता है वन वे फंक्शन क्यों कहते हैं, इसे क्या वजह है? जी अहमद सिद्दीक। समीर, होगा से मतलब तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, ऐसे नहीं है। जी अहमद सिद्दीक को मैंने कॉल की थी। अहमद सिद्दीक अगर जवाब दे दो तो बड़ी बात है, मेहरबानी होगी। अहमद सिद्दीक। जी अहमद सिद्दीक, हैंड रेस तो आपने कर दिया, जवाब तो दे दें। अच्छा जैन, आपने हैंड रेस किया है, चले आप बता दें। जी अहमद सिद्दीक, माइक आपने ओपन कर दिया, अभी बता ही दें। सर क्वेश्चन रिपीट करें। जी क्वेश्चन मैंने ये कहा था कि भाई ये जो हैश फंक्शन होता है ये वन वे फंक्शन होता है, तो वन वे फंक्शन क्यों है ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। हैश ऑलरेडी मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ जगहों पे तो आपने पढ़ ही लिया होगा। सर पासवर्ड इंक्रिप्शन के लिए यूज होता है और प्रोटेक्शन लेवल हाई करने के लिए होता है, मतलब डिकोडिंग मुश्किल कर देते हैं, इसलिए इसलिए वन वे होता है। जी मोहम्मद जैन, आपने हैंड रेस किया था, आप कुछ बताना चाह रहे थे। अच्छा, ये मेरे पास बेसिकली एक मैसेज था, ये हम देख चुके हैं, ये हमने पास किया था एक हैश फंक्शन में से, और हैश फंक्शन में से एक आउटपुट आई थी जो कि फिक्स लेंथ की थी। ये हम बात पिछली स्लाइड में कर चुके हैं। ठीक है, अब होगा क्या, ये वन वे फंक्शन का मतलब क्या है कि ये इस डायरेक्शन में तो जाया जा सकता है लेकिन रिवर्स नहीं आ सकते। इसका मकसद क्या होता है कि वी हैव अ हैश्ड वैल्यू ऑफ दिस मैसेज, इस मैसेज की हैश वैल्यू है हमारे पास, इस हैश वैल्यू को देखते हुए इस मैसेज को जनरेट नहीं किया जा सकता। ये वन वे फंक्शन प्रॉपर्टी है इसकी। दोबारा सुन लें कि वन वे का मतलब होता है कि हम एक ही डायरेक्शन में फॉरवर्ड जा सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि वी हैव अ मैसेज, देन वी हैड पास फ्रॉम दिस हैश फंक्शन, एंड अल्टीमेटली दिस हैश फंक्शन हैज जनरेटेड अ फिक्स लेंथ वैल्यू। इस फिक्स लेंथ वैल्यू को अगर कोई कैप्चर कर लेता है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, क्योंकि ये तो जाएगी मैसेज के साथ, तो अगर इसको वो कैप्चर कर लेता है, तो अगर इस कैप्चर किए हुए हैश वैल्यू को रिवर्स में ले जाए कि हैश वैल्यू को फिर किसी भी फंक्शन में या इसी फंक्शन के अंदर डाला जाए और इससे फिर ओरिजिनल मैसेज को रिकवर किया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वन वे फंक्शन होता है ये।
ठीक हो गया यहां तक? अच्छा, दूसरी इसकी क्या क्वालिटी हो सकती है? दूसरी क्वालिटी इसके अंदर ये होनी चाहिए कि जब ये एल्गोरिदम, क्योंकि अभी तक हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर कौन सा एल्गोरिदम बना हुआ है अभी हमने उसका नाम नहीं लिया, ठीक है, ये जस्ट आइडिया है। लेकिन ये भी है इसकी प्रॉपर्टी कि जब ये इस तरह का एल्गोरिदम बनाया जाएगा तो वो इजी टू कैलकुलेट हो। इजी टू कैलकुलेट क्या हो? हैश वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है, ये इजी होनी चाहिए इसके अंदर। फिर क्या होना चाहिए इसका? अच्छा, और कोलाइजन फ्री होना चाहिए। ये क्या चीज़ है? ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ तक कोलाइजन फ्री की प्रॉपर्टी जो है, याद रखिएगा, ये होनी चाहिए। होती है या नहीं होती ये अलग चीज़ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये हमारे पास हैश फंक्शन है और इसकी तरफ से ये हैश वैल्यू जनरेट हो रही हैं। इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं? अगर हम बाइनरी की बात करें, ये बाइनरी में हमें रिजल्ट दे रहा है, तो मैंने बताया था कि अगर ये फिक्स लेंथ का है, फॉर एग्जांपल ये फिक्स लेंथ का है और इसकी लेंथ 128 है, ठीक है, 128 बिट, तो ये जो मैक्सिमम चॉइसेस बन सकती हैं ये कितनी होनी चाहिए? 2 पावर 128 हो सकती हैं। बाइनरी की बात कर रहा हूँ, इतने ही ऑप्शन हो सकते हैं, ऐसे ज्यादा होंगे हमारे पास। जी दानियाल जावेद क्या कहते हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? मोहम्मद मोमिन, कैन यू हेयर मी? जी दानियाल क्या कहते हैं? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था? अच्छा, तो इसके अब होगा क्या? डेफिनेटली, क्योंकि ये जो लेंथ है ये बहुत बड़ी लेंथ नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैसेज वन को मैंने हैश से, इस हैश फंक्शन से पास किया, तो फॉर एग्जांपल ये हैश जनरेट हुआ मेरे पास, ठीक है, ये M1 का हैश था, ठीक है, तो M2 जो है वो इसी हैश फंक्शन से मैंने पास किया, तो उसकी ये वैल्यू जनरेट हुई। ये हैश वन की थी, वन, सॉरी, मैसेज वन की थी, ये टू की थी, ठीक है, तो मैसेज थ्री, इसको भी इसी हैश फंक्शन से पास किया। तो अब ये पॉसिबल है कि क्योंकि लेंथ बहुत छोटी है इसकी, तो इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं वो 2 पावर 128 है, तो इसी के अंदर ही हैश वैल्यू जनरेट होनी है। तो इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि जो M3 का जो हैश जनरेट हो वो ये वाला जनरेट हो जाए, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3। तो अब हुआ क्या, ये वाला जो हैश थी, जो वैल्यू थी, ये एक्सीडेंटली, हम नहीं चाहते थे, एक्सीडेंटली दो अलग अलग मैसेजेस का एक हैश जनरेट हो गया। ये वाला जो हैश वैल्यू है ये मैसेज वन की भी है, हालांकि मैसेज वन और मैसेज थ्री में कोई वो रिलेशनशिप नहीं है, उसकी वर्डिंग या उसकी अरेंजमेंट ऑफ द कैरेक्टर्स कोई एक जैसे नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्सीडेंटली क्योंकि इसके पास जो स्पेस था वो 2 पावर 128 था, इसी के अंदर अंदर उसने हैश वैल्यू निकालनी थी, तो स्पेस ही बहुत कम था, तो ये एक्सीडेंटली ये हो गया कि मैसेज वन का भी यही हैश निकला और मैसेज थ्री जो था उसका भी हैश यही निकला। इसको हम कहते हैं कोलाइजन। इसको हम क्या कहते हैं? कोलाइजन, ठीक है, याद रखिएगा। हैशिंग के अंदर कोलाइजन क्या होती है कि दो या दो से ज्यादा मैसेजेस के एक हैश बन सकता है, ठीक है, और हम ये पढ़ रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी क्या है कि कोलाइजन फ्री होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लेंथ है ये सफिशिएंट नहीं है, तो हमें इसे इंक्रीज करना पड़ेगा।
हमें जो हैश वैल्यू बनानी पड़ेगी वो हमें थोड़ी सी ज्यादा बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूं कहूं कि 512 बिट की अगर मैं हैश वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 2 पावर 512। इसका मतलब है कि मेरे पास काफी बड़ा स्पेस अवेलेबल होगा। अगर इस स्पेस के अंदर से मैं मैसेजेस के हैश निकालूंगा तो मे बी के वो कोलाइजन फ्री हो जाए। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है? अच्छा, तो अब ये प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा, इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए कि हैश वैल्यू बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाए। इसका मतलब है कि जो आप फंक्शन लिखेंगे वो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी ये कि ये वन वे फंक्शन होना चाहिए कि जो आपने हैश वैल्यू जनरेट की है उससे वापस मैसेज कभी भी ना रिकवर हो सके। और तीसरी आपने कोशिश ये करनी कि कोलाइजन फ्री हो। कोलाइजन फ्री का मतलब क्या है कि किसी भी दो मैसेजेस या दो से ज्यादा मैसेजेस का एक हैश वैल्यू ना ना बने, इससे अवॉइड करना है। तो ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है, ये हैशिंग की होती है। अभी हम थोड़ा सा, क्योंकि लेस देन 1 मिनट रह गया है, फिर हम देखेंगे कौन कौन से हैश फंक्शन हैं जो कि क्रिप्टोग्राफी में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में उसको देखते हैं। अभी तो मैं इस को दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपने फौरन ज्वाइन कर जाना है। ठीक है।